तो स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 3.2 ऑफ मैट्रिक्स का क्लास 12 के अंदर में। तो क्या कहता है हमारे पास, देखिए एक ट्रस्ट है। पहले क्वेश्चन को समझना, अच्छी तरीके से समझना। कहता है एक ट्रस्ट है हमारे पास, ट्रस्ट फंड है, वो 30,000 रुपीज, कितना है उस ट्रस्ट के पास में, 30,000 रुपीज है। एक ट्रस्ट वाला फंड है। सपोज करो ट्रस्ट को छोड़ दो, मुझे देखो मेरे पास 30,000 रुपए है। कितने रुपए? 30,000 रुपए, यानी 30,000 रुपीज आया है। इन्वेस्ट इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉन्ड्स, दो अलग अलग लोगों को मुझे पैसे देने हैं। यानी यहाँ पर बॉन्ड्स की बात की गई है। मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाता हूं कि मेरे पास 30,000 रुपीज है और मैं किसी दो पर्सन को, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी मेरे पास में, उन दोनों को दो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 30,000 रुपीज को डिवाइड करता हूं। एक को 5% पे देता हूं और दूसरे को 7% पे देता हूं। तो बोलता है बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में क्या बोलता है कि डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज इन टू टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1800 एंड 2000। क्या बोलता है कि दो को किस तरीके से इक्वल डिवाइड करता है हम लोग 30,000 को इन दोनों परसेंटेज पे, कि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वो 1800 हो और दूसरा कितना हो 2000 हो। यानी कि एक बार इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिले पर एनम कितना मिले 1800 रुपीज, और दूसरे बार में जब मिले तो किस टाइप से मिले 2000 रुपीज। मतलब 2000 रुपीज के लिए कितना कितना ए और बी को देना होगा और 1800 के लिए कितना कितना ए और बी को देना होगा। लेकिन ये तो बड़ा इजी कैलकुलेशन, अगर सोच के चले हम लोग तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना है, दोनों को ऐड करके 1800 के इक्वल कर दो यार, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो है हमारे पास में। लेकिन ये किसके थ्रू करना है? यूज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है तो हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले। तो गाइस आप लोग फोकस करना है एक बार इस क्वेश्चन पे, क्योंकि यहां से थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आपको। सपोज करो 30,000 रुपीज मेरे पास में है। अब मैंने दो पर्सन, एक पर्सन है मेरे पास में, कौन? पी, और एक पर्सन है मेरे पास में क्यू। तो मैंने पी पर्सन को कितने रुपीस दिए? मैंने दिए इसको एक्स रुपीस। क्लियर हो गया? और मैंने क्यू पर्सन को दिए वाई रुपीस। क्लियर? अब दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास में, क्या चीज है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कितना है? वो है 1800 रुपीज। यानी कि अगर मैं बात करता हूं दोनों की, तो रुपीज एक्स और रुपीज वाई मिलकर कितना होगा? 30,000। क्योंकि भाई 30,000 रुपीज ही को तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं पी और क्यू पर्सन में। अब देखिए यहां से अगर मैं x को p को इतना दे दिया और y की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा? 30,000 माइनस x। यानी कि y की जगह पर हम लिख सकते हैं 30,000 माइनस x लिख सकते हैं। कोई वेरिएबल को कोई दिक्कत नहीं है हमें। यानी कि एक पर्सन को x रुपीस दिया तो दूसरे को कितना देना होगा? 30,000 माइनस x रुपीस देना होगा। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो गाइस यहां तक तो हम लोगों ने एग्जांपल के थ्रू समझा। अब बात को समझिए एक बार कि भाई 30,000 रुपीस को दे दिए। अगर मैं x पर्सन को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है मुझे, यानी कि फर्स्ट बॉन्ड वाले को 5%, इसको मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है कितना? 5%। और इस वाले पर्सन को मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है अपना? इस वाले पर्सन को, सेकंड पर्सन को मैंने देना है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर होगी बात? अब आप लोग कैसे सॉल्यूशन को लिखेंगे? तो देखिए गाइस, मैं एक चीज जानता हूं, क्या होता है? रुपीज इंटू रुपीज को रुपीज इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? इंटरेस्ट आता है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास है। तो जब रुपीज रेट और इंटरेस्ट आ रहा है हमारे पास में, तो हम लोग इसको किस फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखें? तो मैंने आपको दो चीजें बता रखा है। हमेशा जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन करते समय हमें जो दो चीजें देखनी होती। तो कैसे करते थे हम लोग मल्टीप्लाई? यानी कि फर्स्ट तो हमारे पास क्या होता था? रो, और सेकंड क्या होगा हमारे पास में? कॉलम। यानी कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई जब कॉलम से करते थे तभी तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती थी मैट्रिक्स के अंदर में। प्रीवियस वीडियोस को देखिए आप लोग, या फिर जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमारे पास उसको देखिए आप लोग। मल्टीप्लाई तो हम लोग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम किया करते थे। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि जो रुपीज है हमारे पास में वो क्या है? तो रुपीज मैंने मैट्रिकुलेशन फॉर्म में लिखा, मैं दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूं आपके लिए। तो मैट्रिकुलेशन फॉर्म में लिखा मैंने, तो क्या हो गया? रुपीज हमारे पास कितना रुपीज है हमारे पास? अगर इसको मैं लिखूं
इसको मैं x को लिखता हूं तो x किस फॉर्म में आएगा रुपीज में, तो देखिए 5% है तो x क्रॉस 5/100 आएगा हमारे पास में। क्लियर हो गया। और ऐसे अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये भी सेम आएगा, क्या आएगा 30,000 माइनस x और कितना आ जाएगा 7% मतलब 7/100। क्लियर होगा परसेंटेज का मतलब। तो हम लोग देखते हैं दोनों चीजों को कि भाई ये तो अलग सीक्वेंस हो गया कि हम लोगों ने परसेंटाइल फॉर्म में लिखा है। तो यहां पर अगर मैं रुपीस की बात करता हूं तो रुपीस इसको क्या मिल रखा है, इसको मिला हुआ है x रुपीस और दूसरे वाले को क्या मिला हुआ है 30,000 माइनस x रुपीस। क्लियर हो गया हमारे पास में। यानी कि फर्स्ट रो में दो एलिमेंट आ गए, एक तो x आ गया, दूसरा 30,000 माइनस x आ गया। यहाँ पर x और y भी लिख सकते थे क्योंकि y की वैल्यू तो हमारे पास 30,000 माइनस x है। अब दूसरा जो कॉलम बनेगा हमारे पास में, उस कॉलम में क्या आएगा हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। यानी कि फर्स्ट वाले के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 5% है और सेकंड वाले के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 7 है। और इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 1800 है। तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे इक्वल्स टू 1800 लिख लिया हम लोगों ने। अब देखिए गाइस इसको दूसरी बार में कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर मैंने बोला कि ये हमारे पास जो रेशियोज है ये परसेंटाइल फॉर्मेशन में है, तो अगर मैं इसको निकालूं तो किस तरीके से हमारे पास एनालाइज होगा फॉर्मूला, तो एक बात देख लीजिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं x की 5 के साथ तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 5x। क्लियर। अब दूसरा इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा तो प्लस क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x इंटू 7 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 1800। अब एक चीज को याद रखिए, ये दोनों के दोनों क्या है परसेंटाइल फॉर्म में हमारे पास में। अगर परसेंटेज फॉर्म में है तो यहाँ पर क्या आएगा नीचे 100 आएगा और यहाँ पर भी नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा हमारे पास में, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है परसेंटाइल फॉर्मेशन में है। अब मेरी बात को सुनो थोड़ा सा, इसको इधर इरेज कर लेते एक बार। तो यहाँ पर मैंने एनालाइज किया कि कैसे हम लोग इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखा मैंने कि भाई इसका एलसीएम है तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस 7 3 जा 21 और 1000 के लिए इसमें 4 जीरोस काउंट हो जाएंगे हमारे पास माइनस 7x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1800। अब देखिए 5 माइनस 7 देयर इज माइनस 2x। क्लियर है गाइस। और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 1800 और इनटू में क्या हो जाएगा 100, तो दो जीरोस आ जाएंगे हमारे पास। और यहां पर क्या है हमारे पास ऑलरेडी 21 2,10,000 रुपीज ऐसे ही है ना हमारे पास में 4 जीरोस और माइनस में 2x है हमारे पास, इसका ये हो गया। तो माइनस 2x इजकल्स टू 18 माइनस 21 4 जीरोस, तो माइनस 2x इजकल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 21 में से जाएगा तो 4 जीरोस तो रिमेनिंग से, और 21 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास 3। क्लियर हो गया। अब ये भी किसका आएगा नेगेटिव का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल तो 2 से इसको डिवाइड किया तो x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास 15,000 रुपीज। यानी x को हम लोगों ने कितने रुपीस दिए हैं 15,000 दिए हुए। तो एज इट इज अगर मैं निकालूं कि y को कितना दिया होगा मैंने, तो y क्या है हमारे पास में 30,000 माइनस x है और x की वैल्यू कितनी है 15,000 है। तो y को भी कितना मिला हुआ है 15,000 मिला हुआ है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पर। तो गाइस ये तो फर्स्ट आंसर हो गया आप लोगों का। क्लियर नहीं समझ में आया होगा। यानी कि फर्स्ट को कैसे एनालाइज किया हम लोगों ने मैट्रिक्स मेथड से। अब मैट्रिक्स के बेसिस पर दूसरे को एनालाइज कर लेते हैं। अब दूसरे को ये बोला जाता है कि भाई यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास वो कितना है 2000 रुपीज है। तो गाइस सेम करेंगे। अब तो आप लोग समझ गए यानी कि यहाँ पर रुपीज क्रॉस करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ और इस क्वेश्चन में क्या मिल जाता है हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। तो रुपीस क्या है हमारे पास में, आप लिख लीजिए रुपीस, एक को आपने x रुपीस दिए हैं दूसरे को 30,000 माइनस x रुपीस दिए हुए हैं और आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% एंड 7% आए हुए हैं हमारे पास में। क्लियर हो गया। तो मैं अगर यहाँ पे बात करता हूं कि भाई यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है तो यहाँ पर 2000 रुपीस है। क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पर जो 1800 है इसको भी आप लोग किसके अंदर लिखेंगे मैट्रिक्स के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है मैट्रिक्स के अंदर ही लिखेंगे, थोड़ा साइन लगाना भूल गया था मैं। तो मैट्रिक्स के अंदर अगर हम लोग इसको लिख रहे हैं
तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन बन जाएगा। और इक्वल मैट्रिक्स की फॉर्मेशन में हम लोग इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स में हम लोग एक दूसरे को इक्वल कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास भी यही हो जाएगा, x है, ये 30,000 माइनस x है 5,7 और ये 2,000 है हमारे पास में। तो बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 5 into x 5x, और ये परसेंटाइल फॉर्म में इसलिए 100 हो गया। प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास में 30,000 माइनस x इंटू में 7 डिवाइड में 100 हो जाएगा इसमें भी, क्योंकि परसेंटाइल फॉर्मेशन है हमारे पास। ये मैट्रिक्स हो गया, इक्वल में क्या है 2,000 रुपीज हमारे पास मैट्रिक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें सेम एज इट इज सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको हम लोगों ने एनालाइज किया, तो 5x प्लस 21 और 4 टाइम्स जीरोस माइनस 7x, और ये भी नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इक्वल में 2000। ये इस तरीके से एनालाइज है। तो भाई अब इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये होता था कि ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 5 minus 2 देयर इज minus 2x, और इक्वल्स टू में अगर करेंगे तो 2000 और इसको दो जीरोस 100 की आ जाएंगी क्रॉस मल्टीप्लाई पर, 21 इधर जाएगा तो माइनस का 21 एंड 4 टाइम्स जीरोस हो जाएगा। ये कैलकुलेशन तो आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा -1, कितना है ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास में कितना 21, तो कितना रहेगा हमारे पास 1 और 4 टाइम्स जीरोस यानी कि 10,000। तो इससे इसको कैंसिल किया, x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी 5,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5,000। सेम एज इट इज अगर मुझे y की वैल्यू इंडिकेट करनी हो तो बेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो इंडिकेट करनी हो तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 30,000 माइनस x की वैल्यू कितनी है ये 5,000, तो कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा किसका y का। यानी कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2,000 रुपीज लेना है तो आपको दोनों को इस अमाउंट में डिवाइड करना होगा, आपका जितना भी अमाउंट है, यानी x को 5,000 और y को 25,000। जबकि अगर आपको 1800 लेना है तो आप x को 15,000 देंगे और y को कितना देंगे 15,000 देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है आपके पास, देखो फुल क्वेश्चन तो आप रीड कर लीजिए, लेकिन मैंने वैसे अपने कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा। एक बुक शॉप है हमारे पास में और बुक शॉप के पास में क्या है बुक्स है। तो देखिए किस तरीके से बोलता है वो हमारे पास सॉल्यूशन में। एक बुक शॉप है, उसके पास पर्टिकुलर बुक्स है, केमिस्ट्री की 10 दर्जन है, फिजिक्स की 8 दर्जन है हमारे पास, और इकोनॉमिक्स की भी 10 दर्जन है हमारे पास में। पर्टिकुलर प्राइस दे रखा है, ईच बुक्स का 80 रुपीज है, केमिस्ट्री का प्राइस 60 रुपीज है हमारे पास, फिजिक्स का और 40 रुपीज है हमारे पास इकोनॉमिक्स का। तो इसको हमें मैट्रिक्स के बेसिस पर टोटल एनालाइज करना है कि ये जब इस सब सेल हो जाएंगी तो टोटल अमाउंट कितना आएगा उसके पास में। तो देखिए सबसे पहले बुक्स देखिए, ठीक। तो बुक्स को अगर मैं बात करता हूं तो अब मुझे ये बताइए मैट्रिक्स फॉर्मेशन है और बुक्स है, और बुक्स के साथ क्या लगेगा उनका, बुक्स के साथ क्या लगेगा उनका दर्जन, यानी कि कितनी क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी लगेगी तो यानी कि दर्जन जो दे रखा है वो उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 दर्जन में आप जानते हैं कि 1 दर्जन इज इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं 1 दर्जन जो होता है उसमें 12 नंबर्स होते हैं किसी भी चीज के, यानी कि 1 दर्जन इज इक्वल टू 12 क्वांटिटी होती है किसी भी चीज की। तो यहां पर हम लोग क्वांटिटी लिख देंगे और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा हमारे पास में रेट, यानी टोटल अमाउंट, यानी ईच अमाउंट। ईच अमाउंट। अब मेरी बात को समझना चाहिए से, बुक्स कौन सी है केमिस्ट्री की, ठीक हो गया। अब दूसरी क्या है हमारे पास में, यानी केमिस्ट्री की बुक्स है, और क्या है हमारे पास में फिजिक्स की बुक्स है, और तीसरी है इको की बुक्स। तो ये तो बुक्स देते पर्टिकुलर्स, इससे तो हमें मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अब नंबर ऑफ क्वांटिटीज से, अब बुक्स की क्वांटिटीज को एनालाइज कर लेते हैं कि भाई फिजिक्स की बुक्स कितनी है। अगर 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक्स है हमारे पास में तो एक दर्जन में 12 हो गए, तो टोटल बुक्स कितनी हो गई 120। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं कि भाई फिजिक्स की अगर बुक बोल रहा है तो फिजिक्स की बुक कितनी है 8 दर्जन है, यानी 8 12 12 8 कितना होता है 96। इतनी बुक्स होगी ना आपका, ये बुक्स है। अभी इसका कुछ भी यूज नहीं कर रहा है, देखो बुक्स, ये भी बुक्स है, मतलब टोटल बुक्स है। इको की हमारे पास कितने 10 दर्जन है, ये भी 120 बुक्स हो गई हमारे पास। ईच का
इसका प्राइस अलग अलग है हमारे पास में। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड में कैसे निकालते हैं हम लोग? भाई नंबर ऑफ क्वांटिटी होनी चाहिए, भाई जितनी बुक्स आपने ली हुई है उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए, उसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? रेट की। रेट यानी कि प्राइस भी लिख सकते हो यहाँ पे आप लोग। और इक्वल में क्या आ जाएगा आपका? टोटल अमाउंट आ जाएगा। बात सही है कि नहीं है? अमाउंट आ जाएगा। अब देखिए किस तरीके से लिखते हैं। क्वांटिटी क्या है हमारे पास बुक्स की, और आपको पता है मल्टीप्लाई में क्या होता है, सबसे पहले रोज लिखी जाती है उसके बाद कॉलम बनेगा। तो देख लीजिए 120 हो गया हमारे पास रो बनाने के लिए, दूसरा 96 और फिर 120, और क्रॉस करना है कॉलम्स के साथ। तो प्राइस कॉलम में लिख लेंगे, प्राइस क्या है 80 रुपीज, फिर 60 रुपीज और फिर 40 रुपीज। तो गैस अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ईच बुक्स, और एक क्वांटिटीज थी और नंबर ऑफ बुक्स मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं इसको। अब इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास? अमाउंट। अब देखिए मेरी बात, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए आप, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो 12 8 जा 96 और 0 0 2 0 आते हैं, प्लस 96 इंटू 60 होगा तो 6 6 जा 36, कैरी में 3, 6 9 जा 54 और 3 57, फिर प्लस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 12 4 12 जा 48 और 2 zeros इक्वल्स टू अमाउंट। अब मेरी बात को समझिए, इसको प्लस कर लेते हैं हम सभी को। प्लस करने से क्या आएगा हमारे पास? 0 0 0 0 हो गया, 0 6 0 6 हो गया, 8 और 7 कितना हो गया? 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21, कैरी में 2, 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 20। ये क्या है हमारे पास? अमाउंट। अब बात को सुनिए, टोटल अमाउंट अगर हमारे पास मैट्रिक्स हम देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स है तो ईच एलिमेंट इक्वल होते हैं आपस में, तो टोटल अमाउंट जो आ जाएगा, टोटल अमाउंट या प्राइस जो भी बोल रखा है उसने, मैं तो एक रफली बोल रहा हूं, टोटल अमाउंट जो आ जाएगा उसका क्या आ जाएगा? 20160 इतने रुपीस का उसका क्या है? बुक वो सेल कर लेगा इतने रुपीस की। इज इट क्लियर गाइस? तो प्लीज नोट इट डाउन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन मैंने डिफाइन नहीं करा, आप लोग देख लेना, लेकिन सारी चीजें मैंने लिख दी इंफॉर्मेशन जो भी है कि भाई x जो मैट्रिक्स दे रखा है उसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस n, और y जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस k, और z जो है उसका ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस p, एंड w जो है उसका है n क्रॉस 3, p जो है उसका है p क्रॉस k। हमें बोला गया पी वाई प्लस डब्ल्यू जेड रिस्ट्रिक्टेड करने के बाद एन के पी को, मतलब इनके बीच में रिलेशन को शो करना है जो कि इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसको हमें शो करना है कि इसके ऑप्शन किससे रिलेट करते हैं, मतलब एन के पी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ अगर हम चले तो हम लोग सबसे पहले तो मैट्रिक्स की वैल्यूज को रख लेंगे। कैसे? हम लोग जानते हैं कि भाई मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब उनके क्या है, फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो इक्वल है ना। तो देख लेते हैं एक बार, पी एलिमेंट का पी है, पी का जो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है पी क्रॉस के, और वाई जो है, वाई कौन सा? ये वाला, इसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या है हमारे पास? 3 क्रॉस के। इतना तो क्लियर हो गया। प्लस साइन है तो प्लस लगा दो बीच में। W जो है हमारे पास वो ये रहा n क्रॉस 3, यानी कि इसका है हमारे पास n क्रॉस 3, और दूसरा क्या है हमारे पास y, और y का क्या है हमारे पास 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस के। भाई सबसे पहले तो यही चीज जो स्टेटमेंट दी हुई है सेम एज इट इज लिख दिया मैंने। कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है लेकिन उनके ऑर्डर्स जो हमें दे रखे हैं ऑर्डर्स को हमने फॉलो किया। अब मैं अगर बात करूं आपसे कि भाई अगर यहां पर मल्टीप्लाई है और यहां पर भी मल्टीप्लाई है हमारे पास में, तो हम लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मैंने आपको बता रखा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो होगा फर्स्ट वाले का वो सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी k = 3 होगा, तभी तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्लियर है गाइस कि नहीं? अब भाई k = तो 3 होगा ही होगा किसी भी पॉसिबल में, क्योंकि अगर स्टेटमेंट दे रखी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। तो k = 3 ये तो हमारा पहला आंसर आ गया। देखते हैं k = 3 कहां पर है। तो भाई k = 3 एक तो यहां पर है और एक यहां पर है, और यहां पर k = 2 एक तो गलत है और यहां पर अंडररूट है ये भी गलत है, यानी कि दोनों ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन अब हमारा सही होगा। पहला आंसर सर्च करने का तरीका ये हो गया। तो k = अगर ये दोनों हमारे पास सेम है, k = 3 है,
तो अब मुझे किस में रिलेशन शो करना है, पी और एन के अंदर में। तो पी और एन में अगर मैं देखता हूं तो यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, सही है बिल्कुल, और ये है एन और के हमारे पास में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूं कि भाई इन दोनों की अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, मैंने आपको बता रखा है। अब इन दोनों को छोड़ता हूं, मुझे मैट्रिक्स किस में मिलेगा, P और K की फॉर्मेशन में मिलेगा। यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आया वो P क्रॉस K की फॉर्मेशन में आ गया, यानी P क्रॉस K। अब देखिए दूसरी चीज को, अगर मैंने यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो इन दोनों की मल्टीप्लाई मुझे किस में आएगी, n क्रॉस k में आ जाएगी। किस में आ जाएगी हमारे पास में, n क्रॉस k में। अब आप मुझे बताइए कि ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स कब ऐड हो सकते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स तब ऐड होगा जब इनका ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा। यानी कि ये चाहे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो, ये चाहे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो, यानी कि इनके रो टू रो एंड कॉलम टू कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। भाई यहां पर तो सेम है, के से लेके के यानी कि इक्वल है, यानी कि बड़ा बड़ा अच्छा लगा यार, तो हो गया सही। लेकिन यहां पर इंस्ट्रक्शन जो p और n के बीच में आएगा वो क्या आएगा, p इक्वल्स टू n। तो ये फर्स्ट वाले को फॉलो करता है, p इक्वल्स टू 1, इसलिए आंसर नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। गाइस आप लोगों को आई होप कि ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसी के साथ में छोटा सा ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका 22 वाला जो है उसको भी नोट डाउन कर देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों ने लिखा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास बोलता है, कहता है क्वेश्चन नंबर 22 सेम हमारे पास एक्स वाई जेड का सम ऑर्डर जो है हमारे पास मैट्रिक्स का वो सेम है, लेकिन ये कहता है कि इफ n इज इक्वल्स टू p, बाय n इज इक्वल्स टू p बोलता है, जो कि है हम लोगों ने 21 से प्रूफ कर रखा है। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, 7x 5z इज, भाई इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो इसके ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसने मुझे p क्रॉस 2, सेकंड ऑप्शन दे रखा है इसने मुझे 2 क्रॉस n, थर्ड ऑप्शन दे रखा है इसने मुझे क्या, n क्रॉस 3, और फोर्थ ऑप्शन p क्रॉस n। अब मेरी बात को समझिए ध्यान से, बहुत छोटी चीज पूछी है इसने हमसे कि भाई n और p आपस में बराबर है, ये तो इसने बोल दिया है। मुझे बोला गया है इसका ऑर्डर बता दो सिर्फ, तो इस मैट्रिक्स को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में तो लिख लूं पहले। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या होता है हमारे पास, भाई यहां पर है 7 और x का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, x का मैट्रिक्स है 2 क्रॉस n, बात क्लियर हो गई, -5 और z का जो मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास, z का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस p। अब मुझे एक चीज पता है, इसकी मल्टीप्लाई तो ऑर्डर से कोई सेंस ही नहीं बनता है, इसकी मल्टीप्लाई तो अंदर के एलिमेंट से होगी, तो वो कुछ भी हो सकते हैं, वो तो हमें नील दे रखा, तो हमको फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने ऑर्डर चेक किया, मैंने कहा भाई प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। तो जो n है वो तो 2 के इक्वल होगा और जो 2 है वो p के इक्वल होगा, और हमें गिवन है कि भाई n इज इक्वल्स टू, मैं यहां पर 2 प्रूफ कर रहा हूं और यहां पर 2 इज इक्वल्स टू p प्रूफ कर रहा हूं, और मुझे यहां से गिवन है कि n और p आपस में इक्वल है, तो इनकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी। यानी कि आप इनमें से चेक कर लीजिए कि ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास में। अब जो ऑर्डर बनेगा ये और ये तो सेम हो गए हमारे पास n और 2, तो ऑर्डर जो बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, 2 क्रॉस p। क्या ऑर्डर बनेगा हमारे पास में, 2 क्रॉस n, चाहे n बोल लो चाहे 2 क्रॉस p। इसके ऑप्शन में ये भी हो सकता था एक एक्सटर्नल ऑप्शन जो है, और मैं 2 क्रॉस p भी हो सकता था इसके ऑप्शन में हमारे पास में, क्योंकि ये इसके जस्ट इक्वल है हमारे, क्या है ऊपर सर ऑप्शन में, क्लियर है ना। ऊपर वाले ऑप्शन में नहीं है हमारे पास में, ऊपर वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास, p क्रॉस 2, बिल्कुल ऑर्डर हमारा अगर सीक्वेंस चेंज होता है तो ऑर्डर भी हमारा अलग हो जाता है, ये अलग ही ऑर्डर है, ये अलग ऑर्डर है। तो 2 क्रॉस n हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर 2 विल बी राइट आंसर। So thank you very much for watching this video. Please like and subscribe our channel. We are here to explain the mathematics with the simplest way.